हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो दोस्तों, हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था पल्मोनरी एडिमा। और पल्मोनरी एडिमा क्या होता है, क्या उसका मैकेनिज्म था, क्या पैथोफिजियोलॉजी थी, क्या उसके कॉजेज थे, इस बारे में हमने बहुत अच्छे से अपने पिछले लेक्चर में जाना। ठीक है, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब जो पल्मोनरी एडिमा हमने पढ़ा है किस तरीके से हो रहा था, उसको हम किस तरीके से डायग्नोसिस करेंगे। मतलब अगर आपको पल्मोनरी एडिमा है तो कैसे कंफर्म करेंगे कि वो पल्मोनरी एडिमा ही है। तो उसके लिए हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और उन इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये पल्मोनरी एडिमा ही है। और पल्मोनरी एडिमा अगर हुआ है तो किस कॉज की वजह से हुआ है ये भी हमें उन इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाएगा। ठीक है, तो पहली इन्वेस्टिगेशन जो है हमारी पल्मोनरी एडिमा के लिए वो है हमारा चेस्ट एक्सरे। ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा में लंग्स के एल्वोलाई में फ्लूइड का अक्युमुलेशन हो रहा है, यानी कि फ्लूइड जमा हो जाता है उसमें। तो हमें चेस्ट एक्सरे में क्या होगा, व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे कि चेस्ट एक्सरे आपको एक दिखाई दे रहा होगा, और एक इसमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा चेस्ट एक्सरे में। उसको हम बोलते हैं, जो फाइंडिंग्स होती है उसको बोलते हैं हम बैट विंग अपीयरेंस होता है। चेस्ट एक्सरे में आप देख रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है कि व्हाइट कलर का चमगादड़ का, जैसे चमगादड़ के पंख होते हैं उस तरीके से अपीयरेंस मिलती है उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि लंग्स का जब चेस्ट एक्सरे आता है तो उसमें क्या होता है, पूरा क्या है, रिब्स को छोड़ के बाकी सब ब्लैक आता है। ब्लैक किसको दर्शाता है, एयर को। और अगर कहीं पे व्हाइट चीज आ रही है तो उसका मतलब कोई सॉलिड उसके अंदर चीज हो सकती है या लिक्विड हो सकता है। ठीक है, तो पल्मोनरी एडिमा में क्योंकि लिक्विड फ्लूइड जमा हो रहा है वहां पे, तो व्हाइट पैचेस उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक फाइंडिंग्स हमें मिलेगी चेस्ट एक्सरे के अंदर। बैट विंग अपीयरेंस इसके लिए एक स्पेसिफिक है, इसमें पल्मोनरी एडिमा में देखने को मिलता है। दूसरा है हमारा यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी भी हम चेस्ट की कर सकते हैं, इससे भी हमें उसमें क्या होता है देखने को मिलती है, बी लाइंस देखने को मिलती हैं यूएसजी में। तो उससे हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर हमारा फ्लूइड का अक्युमुलेशन हमारे चेस्ट में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम सीटी स्कैन भी करा सकते हैं, सीटी स्कैन में भी हमको क्लियर हो सकता है। फिर है हमारा ईसीजी। अब ईसीजी में हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि दो टाइप के पल्मोनरी एडिमा हो रहे थे। एक तो था हमारा कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा और एक था नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में हार्ट की इन्वॉल्वमेंट थी, यानी कि हार्ट में होने वाली प्रॉब्लम की वजह से हमें पल्मोनरी एडिमा हो रहा था। अगर हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से पल्मोनरी एडिमा होगा, ठीक है, तो वो हमें क्या है, ईसीजी में उसमें चेंजमेंट दिखाई देंगे। अगर वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी हो रही है उसके वजह से होगा तब भी हमें देखने को मिलेगा, तब भी हमें ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर एमआई की वजह से होगा तो एमआई में जो चेंजमेंट आते हैं वो देखने को मिलेंगे। मतलब हमें एक आइडिया मिल जाता है ईसीजी से भी कि कार्डियोजेनिक है या नॉन कार्डियोजेनिक है। ठीक है, इसका एक हमें आइडिया मिलेगा। कंफर्म ऐसा नहीं है कि हम कंफर्म ईसीजी देख के बोल देंगे पल्मोनरी एडिमा, नहीं। हमें दो तीन चीजें एक साथ लेनी पड़ेंगी, चेस्ट एक्सरे लेना पड़ेगा, ईसीजी एक साथ लेनी पड़ेगी, और ईसीजी में कुछ प्रॉब्लम अगर देखने को मिल रही है तो उस चीज को हम कंफर्म करने के लिए करेंगे इको। एक इको टेस्ट होता है, ठीक है, उसको हम करते हैं। इको मैंने यहाँ लिखा नहीं है, एक इको होता है टेस्ट, उसको हम इसमें करते हैं। इको में क्या करेंगे, हार्ट का हम क्या करते हैं, 2D अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट का। ठीक है, जैसे कि एब्डोमेन का करते हैं वैसे हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, और उसमें हम हार्ट को 2D में देखते हैं। ठीक है, और उसमें हार्ट में होने वाली जो भी प्रॉब्लम होती है, अगर हाइपरट्रॉफी हुई है हार्ट के अंदर वो दिख जाएगी। कोई वॉल्वुलर हार्ट डिजीज है, मिट्रल स्टेनोसिस है, मिट्रल रिगर्जिटेशन है, एओर्टिक स्टेनोसिस है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, उसके वजह से पल्मोनरी एडिमा होता था, वो हमने लास्ट लेक्चर में जान लिया था। और किस तरीके से होता था वो भी मैंने मैकेनिज्म पूरा बता दिया था। तो चेस्ट एक्सरे, यूएसजी, सीटी स्कैन, और हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड अगर देखें किसके लिए, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा के लिए, तो इको कार्डियोग्राफी। फिर है हमारा एबीजी। एबीजी क्या होता है, हमारा आर्टीरियल ब्लड गैस का क्या है, हम एनालाइसिस करते हैं इसमें एबीजी। ठीक है, आर्टीरियल ब्लड गैस हम इसमें देंगे, आर्टरी में से हम ब्लड लेंगे, उसमें एक हर गैस का एक अपना अपना पार्शियल प्रेशर होता है। जैसे PCO2 होता है, उसका अपना पार्शियल प्रेशर होता है, PO2 होता है, उसका अपना एक पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है, तो एबीजी में मेगा चेंजमेंट देखने को मिलेंगे। एबीजी में जो हमारा PO2 है वो तो हमारा डाउन जाएगा, और PCO2 हमारा क्या है, बढ़ने लगेगा। क्यों, क्योंकि फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे गैस का डिफ्यूजन जो है अच्छे से नहीं हो पा रहा है। एक्सचेंज, जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे वो अच्छे से नहीं होगा, ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जा पाएगी
और CO2 ब्लड से हमारा लंग्स में नहीं आ पाएगी और बाहर नहीं हो पाएगी, तो ब्लड के अंदर O2 कम हो जाएगा और CO2 बाहर नहीं आता, CO2 बढ़ने लगेगा। तो अगर हम ABG एनालिसिस करेंगे ब्लड का, आर्टरी में से निकाले हुए ब्लड का आर्टरी ब्लड गैस एनालिसिस अगर हम करेंगे तो उसमें PCO2 लेवल तो कम होगा और PCO2 लेवल उसमें हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नॉर्मल PCO2 लेवल जो होता है वो होता है हमारा, PO2 तो होता है हमारा 90 to 100 mmHg और PCO2 जो होता है वो हमारा ब्लड में होता है लगभग 46 mmHg, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो इसमें क्या होगा, PCO2 घटने लगेगा, 90 से नीचे लगेगा और PCO2 बढ़ने लगेगा, PO2 घटेगा और PCO2 बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये भी एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं लंग फेलियर में जा रहे हैं, मतलब अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है तो ये भी है। फिर है हमारा पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन। देखिए एक टेक्निक होती है, हम पल्मोनरी आर्टरी में एक कैथेटर डालते हैं, उससे हम पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर नापते हैं। मैंने आपको बताया था क्योंकि बैक फ्लो हो रहा था, यहाँ पे बैक फ्लो के वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा बैक हार्ट जब फेल हो रहा था हमारा किसी भी वजह से, तो ब्लड का बैक फ्लो होने लगेगा। अब बैक फ्लो होने की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है यहाँ पे बढ़ रहा था। ठीक है, प्रेशर इसमें बढ़ेगा, जो हमारी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन, उसमें प्रेशर बढ़ेगा और उस प्रेशर की वजह से फ्लूइड लीक करके एल्वेलाई में और लंग्स में जा रहा था। तो हम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन में क्या करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर नापते हैं। तो जो नॉर्मल प्रेशर उसका होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, वहां पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा है। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से ही पल्मोनरी एडिमा हमारा होता है। ठीक है, तो ये हमारा इन्वेस्टिगेशन थी जिससे कि हमें डायग्नोसिस में मदद मिलती है पल्मोनरी एडिमा के। अब हमारा डायग्नोसिस बन गया कि हाँ जी पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा है। अब क्या करेंगे हम, पल्मोनरी एडिमा पेशेंट को हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए अगर इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन की वजह से भी मैंने आपको बताया था, एक तो डिफ्यूजिव एक तो इंजरी की वजह से भी होता है और एक कार्डियोजेनिक होता है और एक होता है इंजरी की वजह से। अगर इंजरी की वजह से, इंजरी में क्या होगा, जैसे कि आपको निमोनिया हो गया, निमोनिया में इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होगी और इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, ये आर्टरी, ये जो हमारा कैपिलरीज वगैरह होती है यहाँ पे, ये क्या करती है, डायलेट कर जाती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से डायलेट करेंगी और एल्वेलाई भी हमारी थोड़ा सा डायलेट कर जाती है, इसकी मेम्ब्रेन, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेच हो जाती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, उस वजह से भी लीकेजिंग होने लगती है। तो अगर इन्फेक्शन की वजह से, तो इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स और हम इसमें स्टेरॉइड भी यूज करते हैं। ठीक है, इससे इन्फ्लेमेशन एकदम से कम होगा और उसके वजह से पल्मोनरी एडिमा जो है वो हमारा धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज के लिए मैं बोल रहा हूँ, स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। अब देखो जान लेते हैं जनरल मैनेजमेंट क्या है। देखिए कोई पेशेंट आया आपके पास पल्मोनरी एडिमा, उसको पता लग गया आपको पल्मोनरी एडिमा है, तो क्या जनरल मैनेजमेंट करेंगे। पहला तो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन करेंगे उसका, क्योंकि ऑक्सीजन और CO2 इनका गैसेस जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पा रहा है और ऑक्सीजन डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है। जितना ऑक्सीजन का प्रेशर है यहाँ पे ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा क्या होगा, ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी। तो हम इसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे, पेशेंट को आते ही हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन देना स्टार्ट करेंगे। दूसरा है हमारा मैकेनिकल वेंटिलेशन। देखिए एक तो नॉर्मल होता है, नॉर्मली हम ऑक्सीजन पेशेंट को देते हैं नॉर्मल फेस मास्क के थ्रू वगैरह, और एक होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन। और मैकेनिकल वेंटिलेशन भी दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला होता है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन होता है और एक होता है इन्वेसिव वेंटिलेशन। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन का मतलब होता है जिसमें कि हम किसी भी प्रकार का ट्यूब का यूज नहीं करते। आपने देखा होगा जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं उसमें हम इंट्यूबेट करते हैं, एक ट्यूब होती है जिसको हम ट्रैकिया में डाल देते हैं, ठीक है, या ट्रैकेस्टोमी करके उसको अंदर डालते हैं और फिर उससे क्या होता है, हमारा वेंटिलेशन होता है पेशेंट का। ठीक है, और एक दूसरा तरीका होता है जिसमें हम ट्यूब को अंदर नहीं डालते, उसे बोलते हैं नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। उसमें एक NIV मार्क्स होता है, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, ये भी वेंटिलेटर से अटैच होता है, लेकिन हम इसमें ट्यूब को ट्रैकिया में नहीं डाल रहे हैं, इंट्यूबेट नहीं कर रहे हैं पेशेंट को, तो इसको बोलते हैं नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। और इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो बाईपैप होता है, बाई लेवल पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, और एक होता है हमारा CPAP, कंटिन्यू पॉजिटिव एयर प्रेशर वेंटिलेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं पेशेंट को, क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, प्रेशर के साथ उसको क्या करते हैं, गैस मतलब ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देंगे
तो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ देते हैं, तो उस प्रेशर की वजह से भी जो फ्लूइड होता है यहाँ पे वो क्या होता है, हमारा दोबारा से रिजॉल्व हो जाता है, अपना आर्टरीज में, कैपिलरीज में वापस चले जाता है। तो दो काम है, एक तो ऑक्सीजनेशन बहुत अच्छे से होता है, ज्यादा प्रेशर के साथ जाएगा तो ज्यादा अच्छे से डिफ्यूजन होगा और ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, और दूसरा फ्लूइड को भी ये वापस कर देता है प्रेशर की वजह से। ठीक है, फ्लूइड जब से प्रेशर पड़ेगा तो ये प्रेशर बढ़ने की वजह से वापस हमारा कैपिलरीज में जाने लगता है फ्लूइड। तो जो वेंटिलेशन है नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव, और एक होता है इन्वेसिव वेंटिलेशन जिसमें हम क्या करते हैं, इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को। ठीक है, ट्रैकेल ट्यूब डालते हैं या फिर हमें ट्रैकेस्टोमी करनी पड़ती है, उसके बाद हम उसको वेंटिलेटर पे रखते हैं। तो जो इन्वेसिव वाला होता है उसमें पेशेंट को हम सेडेटिव देके पूरा एक प्रकार से पैरालाइज कर देते हैं, मतलब कोई भी मसल्स वगैरह कोई भी बॉडी उसकी काम नहीं कर रही होती। लेकिन नॉन इन्वेसिव में इसकी जरूरत नहीं होती है। वेंटिलेशन या वेंटिलेटर पर आप बात करें तो वेंटिलेटर पे भी एक वीडियो का एक सीरीज बनाएंगे पूरा अच्छे से, पूरा वेंटिलेटर पे, नॉन इन्वेसिव पे, इन्वेसिव पे, और वेंटिलेटर कैसे काम करता है और वेंटिलेटर क्या क्या मोड्स वगैरह होते हैं, सारा एक डिटेल वीडियो में पूरी एक सीरीज बना दूंगा उसके बाद में। अभी पहले देखते हैं ये जो सब चीजें हैं निपटते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो हमारा ये जनरल मैनेजमेंट था। अब है इसका मेडिकल ट्रीटमेंट, क्या क्या दवाइयां हम देंगे। देखिए इन्फेक्शन वाला तो सीन अलग हो गया, इन्फेक्शन तो हम एंटीबायोटिक से कर लेंगे, और जो भी उसका होगा स्टेरॉइड वगैरह देके हम कर लेते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देके। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं एक प्रकार से जो पल्मोनरी एडिमा कार्डियोजेनिक है, मतलब हार्ट की वजह से हो रहा है। तो हमारा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके 3 मेन गोल है मतलब 3 मेन चीजों पर ध्यान देंगे। पहला है हम प्री लोड रिड्यूस करेंगे, दूसरा है हम आफ्टर लोड रिड्यूस करेंगे, तीसरा है आइनोट्रोपिक सपोर्ट। तो प्री लोड रिडक्शन क्या है भाई, पहले प्री लोड को हम जानते हैं। प्री लोड क्या होता है, देखिए ये मेरा हार्ट है, ठीक है, लंग से ये हमारा, मान लीजिए मैंने लंग बना दिया, ठीक है, यहां से बॉडी से ब्लड आता है, ऊपर से आ गया, ये नीचे से आ गया, इसके अंदर चला गया, ब्लड यहां से होते 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 यहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग में जाता है, लंग से आता है हमारा किसमें, लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पंप कर दिया जाता है हमारी पूरी बॉडी में। ये सर्कुलेशन है, समझ में आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा होगा। पल्मोनरी एडिमा में क्या हो रहा था कि यहाँ तो इसमें दिक्कत हो रही थी, एक तो हमारा मिट्रल वॉल में या तो ये रिगर्जिटेट हो रहा था, मतलब रिगर्जिटेट मतलब अच्छे से क्लोज नहीं हो रहा है। तो जब ये पंप करेगा, तो जब ये क्लोज नहीं होगा तो ब्लड क्या है, बैक फ्लो करने लगा था, और बैक फ्लो होते 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 यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा था। ठीक है, यहाँ दिखाया था मैंने आपको कि ये वाल्व क्लोज नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से कुछ ब्लड तो इधर जा रहा है मैक्सिमम, और कुछ ब्लड इधर बैक जाने लग रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, या फिर ये यहाँ पे मिट्रल स्टेनोसिस है, या तो वॉल्व अच्छे से खुल ही नहीं रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, ब्लड ऊपर से ही नीचे नहीं आ पा रहा है सही से, तो यहाँ बहुत ज्यादा ब्लड जमा हो रहा है, तो फिर बैक प्रेशर जनरेट हो रहा है और यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जा रहा है। तो इसमें ये देखने को आपको मिला होगा। और या फिर एओर्टिक स्टेनोसिस या एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, मान लीजिए एओर्टिक वॉल्व है, इसमें ही एओर्टिक वॉल्व में स्टेनोसिस हो गया, तब भी बैक फ्लो होने लगेगा, मतलब ब्लड अच्छे से ऊपर नहीं निकल पा रहा है और बैक फ्लो हो जा रहा है। ये सिस्टम हमारा हो रहा था, और पीछे प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा था, और वजह से फ्लूइड का लीक हो रहा था। अब प्रीलोड क्या होता है, पहले ही जान लेते हैं। तो प्रीलोड क्या होता है, हार्ट में 2 चीजें होती हैं, एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। तो जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है, तो जब रिलैक्स करता है तो वेंट्रिकल में ऊपर से ब्लड नीचे गिरता है, समझ रहे हो आप, ऊपर से ब्लड नीचे गिरा, भरने लगा। अब जब ये ब्लड इसके अंदर भर रहा है, तो उस टाइम पे जो वेंट्रिकल की वॉल है, इस पे बाहर की ओर एक प्रेशर लग रहा होगा, क्या लग रहा है, प्रेशर। तो जब बाहर की ओर एक प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर को हम बोलते हैं प्रीलोड। क्या बोलते हैं, प्रीलोड, यानी कि लोड, जब हम लोड करेंगे ना उसको, ब्लड को पंप करते हैं, लोड करके पंप करेंगे उसको, प्रीलोड मतलब पंप करने से पहले प्रीलोड मतलब जब ये लोड हो रहा है इस टाइम पे इसकी वॉल पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, ये प्रेशर जो है इसको हम बोलते हैं प्रीलोड। तो प्रीलोड को हमें रिड्यूस करना है, मतलब कि प्रीलोड अब रिड्यूस कैसे होगा, प्रीलोड रिड्यूस इस
ऐसे हो सकता है कि जो पीछे से ब्लड आ रहा है, पीछे से हमारी बॉडी से जो ब्लड आ रहा है, उसका अमाउंट अगर हम कर दें कम, क्योंकि भाई जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना उसके ऊपर लोड पड़ेगा और उतना प्रेशर पड़ेगा तो उतना प्री लोड होगा। तो अगर हम इस जो ब्लड पीछे से बैक जो हमारा बॉडी से आ रहा है, यदि बॉडी से आ रहा है ना ब्लड, अब इस ब्लड को अगर मैं कम कर दूं और इस अमाउंट को मैं कम कर दूं तो प्री लोड खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो उसको हम कम करने के लिए यूज करते हैं नाइट्रेट्स या नाइट्रोग्लिसरीन और डायूरेटिक। अब देखिए नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है, नाइट्रोग्लिसरीन एक प्रकार का वैसोडाइलेटर होता है। तो ये क्या करेगा, इस आर्टरी को भी डायलेट कर देगा। मान लो ये आर्टरी है, डायलेट हो गई, ये वेन से मतलब ये बॉडी से मान लो ये ब्लड आ रहा है, ये हमारी वेन है, ये वेन से हमारी यहाँ से ब्लड आ रहा है। अब ब्लड कैसे आ रहा है, पंप के थ्रू आ रहा है। ये जब पंप करेगा दबेगा यहाँ से, तभी तो मैं इस पाइप को अगर दबाऊंगा तभी तो ब्लड ऊपर की ओर जाएगा। जितना ज्यादा तेजी से मैं इसको दबाऊंगा उतनी जल्दी से जो उसके अंदर ब्लड होगा ऊपर जाएगा और फिर सीधा हार्ट के अंदर आएगा और सीधा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको डायलेट कर दूं, भाई पानी कम है और पाइप मेरे पे पतला है, तब पतला पाइप है एक, ठीक है, क्या एक मान लो एक मोटा पाइप है, ठीक है, उस मोटे पाइप में पानी है, मैं उसको दबाऊंगा तभी तो ऊपर जाएगा वो। लेकिन मैं उस पाइप को और डायलेट कर दूं और डायलेट कर दूं तो मैं दबाऊंगा तब भी कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। भाई इतना बड़ा पाइप था, पानी था, उसके अंदर दबाया तो पानी ऊपर चला गया, लेकिन मैंने पाइप का साइज इतना बड़ा कर दिया और पानी उतना का उतना ही है, तब प्रेशर से पानी ऊपर नहीं जा पाएगा। तो नाइट्रोग्लिसरीन यही कर रहा है, इसको डायलेट कर देगा। बॉडी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो पूरी तरह से जितना ब्लड पहले जा रहा था उतना यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे जो वीनस रिटर्न था हमारा वो क्या हो गया, कम हो गया। जब वीनस रिटर्न कम हो गया तो यहाँ पे ब्लड आना कम हो गया, तो ब्लड आना कम हो जाएगा तो यहाँ पे प्रीलोड खुद ब खुद कम हो जाएगा। जब प्रीलोड कम हो जाएगा तो यहाँ पीछे बैक प्रेशर से ब्लड भी कम जाएगा तो कम लीक होगा, ठीक है। तो एक तो ट्रीटमेंट ये हो गया हमारा। दूसरा है हमारा डायूरेटिक। डायूरेटिक क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है बॉडी के अंदर से उसको बाहर निकाल दिया। भाई अगर पानी पाइप के अंदर पानी ही नहीं रहा, पानी मैंने और कम कर दिया तो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जा पाएगा, कितना भी प्रेशर लगा लो उसे। तो अगर मैं फ्लूइड को ही निकाल दूं इसमें से, ब्लड जो अंदर एक्सेस वाटर है उसको ही यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दो तो खुद ब खुद ब्लड की अमाउंट कम हो जाएगी और हमारा प्रीलोड खुद ब खुद कम हो जाएगा। और प्रीलोड कम होगा तो बैक प्रेशर कम हो जाएगा, फ्लूइड कम होगा तो बैक प्रेशर खुद ब खुद कम हो जाएगा। भाई भाई जितना कम ब्लड उतना कम प्रेशर और उतना कम पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। तो ये एक प्रीलोड हमने कर लिया। अब है हमारा आफ्टर लोड। अब आफ्टर लोड क्या होता है, देखिए प्रीलोड तो ये हो गया, अब ये लोड हो चुका है, पूरा भर गया। अब इसके बाद सिस्टोल होगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एओर्टा होता है। ये एओर्टा है हमारा, मान लो यहाँ पे इस एओर्टा की जो आर्टरी है इसके खिलाफ हमें काम करना है। मान लो मेरे पे एक पूरा बलून है और उस बलून के आगे मैंने एक पाइप जोड़ रखा है, तो उसमें से मुझे ब्लड निकालने के जब मैं प्रेशर दबाऊंगा तो पाइप में से अगर उस फ्लूइड को निकालना है तो कितनी पावर मेरे को लगानी पड़ रही है उसको बोलूंगा मैं आफ्टर लोड। मतलब मैं इसको दबाऊंगा और इस पाइप से बाहर निकालने के लिए कितनी ताकत इस वेंट्रिकल को लगानी पड़ेगी उसको बोलते हैं आफ्टर लोड। अब देखिए मेरे पे एक बलून है, आगे एक पाइप लगा रखा है, मैं उसको दबा रहा हूं, ठीक है। तो वो पाइप जितना छोटा होगा, ये एक बलून मैंने बना दिया, ये एक बलून है, ठीक है। अब मैंने इसके आगे एक पाइप जोड़ दिया, छोटा सा पाइप है, तो मुझे यहाँ से पानी को निकालने के लिए एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये पाइप, एक तो ये बलून हो गया और एक बलून और है, लेकिन इसमें पाइप मैंने इतना बड़ा लगा रखा है, इतना मोटा। तो किसमें मुझे ज्यादा जान लगानी पड़ेगी, प्रेशर लगाना पड़ेगा। पतले वाले में मुझे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, जबकि इस वाले में मुझे कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। मतलब मोटा पाइप लगा होगा तो मुझे कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, छोटे पाइप में मुझे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, जितना एओर्टा या बोले जो आर्टरीज है हमारी आगे की, एओर्टा है या हमारी जो सिस्टमिक आर्टरीज होती है जहाँ पे ब्लड पूरा जाता है, हमारा जो आर्टरीज है वो जितनी नैरो होंगी उतना हमारा आफ्टर लोड ज्यादा होगा, मतलब वेंट्रिकल को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। और वो जितनी चौड़ी होंगी, डायलेट होंगी, उतना इसका आफ्टर लोड कम होगा। तो हम ऐसे ड्रग देंगे जो कि वेनो डायलेटर, आर्टरी को डायलेट करते हैं। तो एसी इनहिबिटर हो गया, जैसे कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, रामीप्रिल, ये जितने भी ड्रग होते हैं ये सब वेसो डायलेटर होते हैं, ये आर्टरी को डायलेट कर देते हैं। एआरबी हो गया, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये ड्रग कैसे काम करते हैं तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं एसी इनहिबिटर पे और एआरबी पे भी।
और तीसरा है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये भी हमारी आर्टरी को डायलेट करते हैं। तो आर्टरी डायलेट हो गई, दबाओगे आराम से, बहुत कम प्रेशर में वो पूरा ब्लड चला जाएगा। तो जब यहाँ से ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा तो बैक फ्लो नहीं होगा ना। अगर मैं इसको पूरा चॉक कर दूं तो ब्लड यहाँ जाने के बजाय यहाँ भागने लगेगा उल्टा, और फिर लंग्स के अंदर जमा होने लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो हम इसका रिवर्स फ्लो को रोकने के लिए यहाँ से हम रास्ता आसान कर रहे हैं उसका, समझ रहे हो ना? मेरे पे दो रास्ते हैं, एक पाइप, अगर मैं दूसरा एक पाइप इधर है, एक पाइप इधर है, अगर मैं इसको नैरो कर दूंगा, प्रेशर लगाऊंगा तो पानी इधर से टकरा के दूसरी साइड से निकल जाएगा। तो ऐसे इसमें हो रहा है कि ऐसे बैक फ्लो करके फिर लंग में चला जा रहा है। ठीक है, अगर मैंने इसका रास्ता बड़ा कर दिया तो इधर से ज्यादातर पानी चला जाएगा। ठीक है, वही वाला सिस्टम है सारा। तो यहाँ पे जो एसी इनहिबिटर्स है, एआरबी है, सीसीबी, ये क्या है हमारे आफ्टर लोड को रिडक्शन करेंगे। फिर है लास्ट में आइनोट्रोपिक सपोर्ट। आइनोट्रोपिक सपोर्ट मतलब ऐसे ड्रग हम देंगे जो वेंट्रिकल की ताकत बढ़ा देंगे। अब पाइप कितना भी छोटा हो, लेकिन मैं बहुत ताकतवर हूं तो मैं इतनी ताकत लगा सकता हूं, बहुत ज्यादा अगर मैं ताकत लगा सकता हूं, मैंने अपनी पावर बढ़ा दी तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको तब भी पंप कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ही वीक हूं तो नहीं पंप कर पाऊंगा। तो ऐसे ड्रग जो इस वेंट्रिकल की पावर को बढ़ा दे, पाइप कितना भी नैरो हो कोई दिक्कत नहीं, वो प्रेशर से उसको, ऐसा नहीं कि ब्लॉक ही हो जाए, वो बात अलग है, नैरो में भी वो उसको पंप कर सकता है, लेकिन मोटर ताकतवर होनी चाहिए। ठीक है, अगर मोटर में दम है तो वो कहीं भी उसको पहुंचा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो डोपामीन है, डाबूटामीन है और नॉरएपिनेफ्रिन है, ये क्या करते हैं, हमारे वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको बढ़ा देते हैं, उसकी पावर को बढ़ा देंगे। तो पावर बढ़ाएंगे। अच्छा, अगर हम दोनों क्या तीनों ही चीज एक साथ दें, मैं एक डायरेटिक भी दे दूं, मैं एक एसी इनहिबिटर भी दे दूं, और मैं डोपामिन ये भी दे दूं, आइनोट्रोपिक भी, तो ये भी डायलेट कर दिया, इसकी भी ताकत बढ़ा दी, तो क्या काम और आसान हो जाएगा। तो तीनों चीजों से काम आसान होगा। उसके साथ साथ मैं ऑक्सीजन भी दे रहा हूँ, तो पेशेंट क्या है, बहुत जल्दी इसमें पेशेंट को रिलीफ हो जाता है, आराम होने लग जाता है। ठीक है, तो ये इसका डायग्नोसिस थी और ये इसका ट्रीटमेंट था, मेडिकल मैनेजमेंट और जनरल मैनेजमेंट कैसे होता है, और ये पूरा मैकेनिज्म इसका था। और इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दी थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा जो लेक्चर है